बुक के चैप्टर 3 डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज को। इसके ऑथर हैं A.R. विलियम्स। इस चैप्टर में ऑथर सबसे पहले हमको बताते हैं कि जो किंग टट थे वो एक टीनेजर थे तभी उनकी डेथ हो गई थी। वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते थे जिन्होंने इजिप्ट पर रूल किया था, और उनकी जो फैमिली थी उन्होंने बहुत ज्यादा सेंचुरीज तक इजिप्ट पर रूल किया था। और जो किंग टट की जो बॉडी थी उसे डिस्कवर किया था उनके टोम में 1922 में। और जब इनकी बॉडी को डिस्कवर किया गया था तब बहुत ही ज्यादा डाउट्स और स्पेकुलेशंस किए गए थे कि आखिर इनकी डेथ हुई कैसे थी। और मोस्ट प्रोबेबली सभी ये मानते थे कि इनका मर्डर हुआ था, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी। और फिर ऑथर बताते हैं कि जिस टाइम में ये स्टोरी अभी लिखी जा रही है उस टाइम में किंग टट को उससे जब पहली बार निकाला गया था उससे 80 इयर्स से ज्यादा हो गए थे, और अब इस टाइम पर उसका एक सीटी स्कैन होने जा रहा था जिससे हमें न्यू क्लूज मिलने वाले थे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जिस दिन उन्हें वापस ले जाया जा रहा था सीटी स्कैन के लिए, तब टोम के आसपास बहुत ही ज्यादा विंड चलने लगी थी, बहुत ही डार्क क्लाउड्स आ गए थे, जो विंड स्पीड थी वो भी बहुत तेज हो गई थी जब किंग टट की बॉडी को वहां से ले जाया जा रहा था उनकी सीमेंट्री से। और उनकी जो सीमेंट्री थी उसे वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता था। ये टाइम था 5 जनवरी 2005 का, जब शाम के 6 बज रहे थे। और जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा फेमस मम्मी थी जो कि किंग टट की थी उसे पहली बार सीटी स्कैन के लिए अब ले जाया जा रहा था, जिनकी डेथ अराउंड 3300 ईयर्स पहले ही हो चुकी थी। उस दिन दोपहर को जिस दिन उनकी बॉडी को ले जाया जा रहा था, टूरिस्ट की बहुत बड़ी लाइन पूरे वर्ल्ड से उन्हें देखने के लिए आई थी। वो एक रॉक कट टोम में जिनमें उनकी बॉडी पड़ी हुई थी जो कि 26 फीट जमीन से नीचे था, मतलब अंडरग्राउंड था। वहां पे इतने सारे टूरिस्ट उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े थे। उन सभी ने उनके टोम के अंदर की लार्ज पेंटिंग्स को देखा, उनके बरियल चेम्बर्स को देखा और किंग टट की कॉफिन को देखा जो कि पूरा गोल्ड से बना हुआ था। और जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था उस मम्मी का वो था उसका कॉफिन लिड जो कि पूरा एक मम्मी के शेप से ही बना हुआ था। उस समय सारे जो विजिटर्स वहां पे खड़े थे कुछ गाइड बुक्स को पढ़ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, कुछ साइलेंटली खड़े थे और सोच रहे थे कि आखिर इस किंग की डेथ हुई कैसे थी, और कुछ फेरो के कर्स को भी विस्पर कर रहे थे या उसके बारे में सोच रहे थे जो कि था डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम। और इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब था कि अगर किंग टट की बॉडी को कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो हो सकता है उस पे या फिर बुरी किस्मत आ जाए या फिर उसकी डेथ हो जाए। और इस बारे में वो डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये कर्स सच है या नहीं। उसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्स होते हैं जिनका नाम है जाही हवास, वो कहते हैं कि जो कुछ कार्टर ने 1920 में इस मम्मी के साथ किया है उसके कारण ही इस मम्मी की कंडीशन इतनी खराब है। जो कार्टर हैं उनका पूरा नाम था हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने ही टट के टोम को डिस्कवर किया था 1922 में, बहुत ही रिसर्च और सर्चिंग करने के बाद। और जब उन्होंने इस टोम को डिस्कवर किया था तो उनके सारे एंटीक्स, उनकी जो सारी चीजें थी वो सब वैसी की वैसी थी और सभी कंप्लीट थी, उनमें से कुछ भी निकाला नहीं गया था। और वो ये भी बताते हैं कि ये आज तक की सबसे ज्यादा रिचेस्ट रॉयल फैमिली का कलेक्शन था जो आज तक डिस्कवर हुआ था, जिसमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के और इस तरीके की बहुत सारी चीजें थी। और वो इतनी ब्रिलियंट थी कि उन्हें देख के ऐसा लगता था कि शायद उन्होंने इसीलिए इन सब चीजों को वहां रखा है कि अगर कभी किंग टट जैसे कि वापस अपनी लाइफ में वापस आ जाएंगे तो वो इन सब चीजों के साथ रहेंगे। और किंग टट का जो टोम था वो उस टाइम की एक सेंसेशनल डिस्कवरी बन गया था। इस चीज पे बहुत ज्यादा अटेंशन दिया गया था। और किंग टट के टोम के साथ उनके बोर्ड गेम्स, ब्रॉन्ज रेजर्स, गारमेंट्स, खाने के बॉक्सेस और वाइन, इस टाइप की चीजें भी रखी गई थी। और फिर इनके बारे में रिसर्च महीनों तक चलती रही। इनको रिकॉर्ड किया गया कि इनके फ्यूनररी ट्रेजर्स में, मतलब उनकी जब बरियल सेरेमनी हुई थी तब उनके ट्रेजर में क्या क्या रखा गया था, इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट किया गया था। उसके बाद कार्टर ने 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट करना चालू किया था। जब उन्होंने पहले कॉफिन को खोला तो उसमें कुछ ड्रेसेस पड़ी थी, उस पे कुछ मालाएं चढ़ी हुई थी, विलोस, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स की, जो ये बताते हैं कि शायद जो बरियल का टाइम था वो मार्च या अप्रैल का था, क्योंकि ये जो फ्लावर्स और ये जो लीव्स जो उस बरियल सेरेमनी में उन पर चढ़ाई गई थी, जो उन कॉफिन्स में मिली थी, वो सब मार्च या अप्रैल के टाइम पर ही यूजुअली मिलती हैं। और जब कार्टर ने फाइनली मम्मी को रिसर्च करना स्टार्ट किया तब उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई कि एक्चुअल में
जब उस मम्मी को उस कॉफिन में रखा गया था तो उसमें कुछ रिचुअल रीजंस डाले गए थे जिससे उनकी मम्मी खराब ना हो। पर अब जब कार्टर ने उस कॉफिन को खोला है तो जो रीजंस थे वो जो कॉफिन के बॉटम से थे वो बिल्कुल वहां पर जाकर सॉलिड हो गए थे, जिसके कारण जो मम्मी थी वो उस कॉफिन के अंदर ही अटक गई थी और कार्टर की बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे वो बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जो कार्टर था उसने सन की पावर को भी यूज करने की कोशिश की, क्योंकि इजिप्ट में जैसा कि हम जानते हैं सन की हीट जो रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो उसने जो मम्मी थी उसको बाहर सनशाइन में भी रख दिया था, जिससे उसने सोचा था कि जो कॉफिन है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, जिससे जो रेजिन है वो थोड़ा लूज पड़ जाएगा, जिससे मम्मी बाहर आ जाएगी। उन्होंने ब्लेजिंग सनशाइन में उस मम्मी को रखा था जिससे उसका टेम्परेचर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया था। फिर भी इतनी हीट के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था उस कॉफिन पे और वो उस मम्मी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो उस मम्मी को चिजल आउट करेंगे, मतलब उसे रेजिन को तोड़ तोड़ कर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे उनके लिम्स, उनके ट्रंक एरिया से, ताकि वो उस किंग्स के रिमेन को बाहर निकाल सकें। और उन्हें ये फैसला इसलिए लेना पड़ा उस मम्मी को तोड़ के निकालने का, क्योंकि अगर वो उसे वहीं छोड़ देते उस रात के लिए तो हो सकता था रात को कुछ थीव्स आते जो सारा गोल्ड था उस टोम में उसे लेने के लिए, और उस गोल्ड कॉफिन को लेने के लिए शायद वो उस मम्मी को और बुरी हालत में वहां से निकालकर वहीं छोड़कर चले जाएं। तो इसीलिए उन्होंने फैसला लिया उस मम्मी को बाहर निकालने का। फिर वो बताते हैं कि जो टट की फैमिली थी वो बहुत ज्यादा वेल्दी थी और उनकी जो फैमिली थी वो मानते थे कि जब किसी किंग की डेथ हो जाती है तो उस किंग को उसकी सारी जो ट्रेजरी थी या रिचेस थी वो अपने साथ ले जानी चाहिए। और यही सब रिचेस उन्हें मिली थी किंग टट के टोम में, जिसमें बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स जैसे प्रीशियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, शीट्स ऑफ हिज फिंगर एंड टोज, और जो पूरा कॉफिन था जो मम्मी शेप का था और उसका जो मास्क था सभी गोल्ड से बने हुए थे। और ऐसी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स उस टोम में मिले थे जो हमें बताते हैं कि उस टाइम पर उनकी फैमिली कितनी रिच थी। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि जो कार्टर था उसने मम्मी के सारे मेन जॉइंट से उसे तोड़कर निकालने की कोशिश की, जैसे कि उनके हेड को अलग कर दिया और उनके मेजर जॉइंट से उस मम्मी को बाहर निकाल लिया। और जब उन्होंने मम्मी को बाहर निकाल लिया था तब उन्होंने इन सब पीसेस को साथ में असेंबल किया एक वुडन बॉक्स में जिसमें सैंड भरी हुई थी, जिससे उस मम्मी को पैडिंग मिल रही थी ताकि और डैमेज न हो उस मम्मी को। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि आर्कियोलॉजी जो है वो अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। जो आर्कियोलॉजी है अब वो कुछ ट्रेजर्स या इन गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स से ज्यादा फोकस उन डिटेल्स पे करते थे जो कि थी उन लोगों की लाइफ पर, उनकी डेथ कैसे हुई, उन टाइम पर लोग कैसे रहते थे, कैसे टूल्स यूज करते थे, क्या मेडिकल टेक्नोलॉजी थी, इन सब पे आजकल आर्कियोलॉजी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। इसके बाद जब 1968 में, जो कि लगभग 40 साल हो चुके थे कार्टर्स की डिस्कवरी को, उस टाइम पर एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने एक्सरे किया इस मम्मी को, जिससे काफी सारे चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए थे। इसमें पता चला था कि जो रेजिन था जिसमें वो मम्मी पूरी तरीके से पैक हो चुकी थी, उसके अंदर जो मम्मी का स्केलेटन था उसमें उसकी चेस्ट की कुछ फ्रंट रिब्स गायब थी। और उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि आज के टाइम में जब कंप्यूटर टोमोग्राफी जैसे सीटी की जब टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसमें बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को हम लेते हैं और उनसे क्रॉस सेक्शन में रखते हैं, जिससे हमें एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी देखने को मिलती है, जिससे काफी अच्छे से हम एनालाइज कर सकते हैं उस बॉडी को। उससे अब किंग टट को स्कैन किया जाने वाला था, जिससे उसके बारे में काफी सारे सीक्रेट्स को रिवील किया जा सकता था। और हो सकता था कि इस स्कैन के बाद कुछ जो सबसे बड़े 2 क्वेश्चन थे उनका आंसर भी मिल जाए, जो कि थे कि उनकी डेथ कैसे हुई थी और उनकी उम्र क्या थी जब उनकी डेथ हुई थी। इसके बाद ऑथर हमें यह भी बताते हैं कि जो किंग टट का जो डिमाइस का इवेंट था वो बहुत बड़ा इवेंट था, मतलब उनका जो डेथ सेरेमनी थी वो एक बहुत बड़ा इवेंट था कंपेयर टू जो रॉयल स्टैंडर्ड थे उस टाइम के, क्योंकि जो किंग टट थे वो उनकी फैमिली लाइन के आखिरी रूलर थे और किंग टट की डेथ के बाद इनकी डायनेस्टी खत्म हो गई थी और उनकी डेथ के बाद की जो हिस्ट्री है वो अभी तक अनक्लियर है। इसके बाद हमें किंग टट की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि एमेनहोटेप III, जो कि शायद किंग टट के फादर या ग्रैंडफादर थे, वो एक बहुत पावरफुल फेरो थे और उन्होंने वहां पर रूल किया था कुछ 40 सालों तक। और उनके रूल के टाइम को उनकी डायनेस्टी का गोल्डन एज भी कहा जाता था और उनकी जो डायनेस्टी थी वो 18th डायनेस्टी थी। उनके जो बेटे थे एमेनहोटेप IV, उन्होंने एमेनहोटेप III की डेथ के बाद उनकी जगह ले ली थी और वो थ्रोन पर आ गए थे।
और जो एमेनहोटेप 4 का टाइम था वो इजिप्ट की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रेंज टाइम था। जो उस टाइम के न्यू फेरो थे एमेनहोटेप 4, उन्होंने अथेन की वर्शिप को प्रमोट किया जिसका मतलब था द सन डिस्क। उन्होंने अपना नाम एमेनहोटेप से अखेनातेन भी चेंज कर दिया था जिसका मतलब था सर्वेंट ऑफ अथेन। और उन्होंने अपने इजिप्ट का जो रिलीजियस कैपिटल था उसे भी थीबिस से चेंज करके अखेनतातेन पर कर दिया था, जिसे हम आज की डेट में अमरना भी कहते हैं। और फिर इस नए रूलर ने जो अमून थे उस टाइम के गॉड थे उनकी भी इमेज पर अटैक किया, उनकी जो टेम्पल्स थे उन्हें क्लोज करवा दिया, उनके जो स्टैचूज थे उन्हें हटवा दिया और इस टाइप की चीजों को उन्होंने एग्जीक्यूट किया। और इसे रे जॉनसन जो कि है डायरेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर, वो कहते हैं कि ये इजिप्ट का सबसे हॉरिफिक टाइम रहा होगा। इस फेरो की फैमिली जो कि इतने सेंचुरीज से रूल कर रही थी, इनके कारण अब ये एक एंड पे आ गई थी। और इसके बाद अखेनातेन का जो बिहेवियर था वो बहुत ही अनयूजुअल हो गया था। इसके बाद जब अखेनातेन की डेथ हुई तब एक मिस्टीरियस रूलर जिसका नाम था स्मेनखखारे वो थ्रोन पर आ गए और वो इतने छोटे टाइम पर थ्रोन पर आए और चले गए कि इनका हार्डली कोई ट्रेस भी है कि ये इनकी हिस्ट्री क्या थी और इनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद जब स्मेनखखारे थ्रोन से हटे तो इनकी जगह आए तूतनखातेन जो कि बहुत ही यंग रूलर थे जिन्हें हम किंग टट कहते हैं आज की डेट में। और जैसे ही तूतनखातेन जो कि एक बॉय किंग है वो जैसे ही थ्रोन पर आए उन्होंने अपना नाम चेंज कर तूतनखामुन कर दिया था जिसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ अमून। और उन्होंने जो पुराने तरीके थे वर्शिप के गॉड अमून के जो कि अखेनातेन ने हटवा दिए थे उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश की। और फिर कुछ 9 सालों तक रूल करने के बाद वो अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हो गई। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि इजिप्ट में इतनी ज्यादा ममीज हैं कि इसके बारे में कोई नहीं जानता है। वो बताते हैं कि इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट जो कि 2003 में स्टार्ट हुआ था उसमें अभी तक 600 ममीज को रिकॉर्ड किया गया है और जो नई ममीज हैं उनकी काउंटिंग चल रही है। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं सीटी स्कैन के बारे में जो इस ममी का किया गया था। जो सीटी स्कैन था वो एक पोर्टेबल सीटी मशीन से किया गया था जो कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड स्पेसिमेंस ने डोनेट की थी। और अब जो किंग टट की बॉडी है वो फर्स्ट टाइम स्कैन होने वाली थी। जो सीटी स्कैन मशीन थी उन्होंने उस ममी को स्कैन किया फ्रॉम हेड टू टो जिससे उनके 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस कैप्चर की गई और उन्हें क्रॉस सेक्शन में रखा गया। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जो किंग टट का हेड था वो 0.62 मिलीमीटर जितनी पतली स्लाइसेस में स्कैन किया गया था जिनसे एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर बना था उनकी बॉडी का। और इसी तरीके से उनकी पूरी बॉडी को स्कैन किया गया था। और उसके बाद एक स्पेशलिस्ट की टीम जो कि स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी, फोरेंसिक, एनाटॉमी, उन सभी ने उनकी बॉडी को एनालाइज करना स्टार्ट किया था जिससे कि वो किंग टट की बॉडी के सीक्रेट्स को जान सके। जिस दिन स्कैन किया गया था उस रात को जो वर्कर्स थे उन्होंने किंग टट की बॉडी को टोम से निकाला था और वो इस तरीके से उनके कॉफिन को जो बॉक्स था उसे लेके आ रहे थे जैसे कि वो कोई पॉल बियरर्स हो, जिसका मतलब है कि जब किसी डेड बॉडी को ले जाया जाता है उसी तरीके से वो लोग भी किंग टट की बॉडी को ले जा रहे थे। वो सबसे पहले एक रैंप से होते हुए स्टेयर्स को क्रॉस करके एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उस बॉडी को सीटी स्कैनर तक लाए थे। उनकी बॉडी को लाने के 20 मिनट के बाद दो वर्कर्स नियर बाय ऑफिस से भागते हुए वापस आ रहे थे और वो 2 प्लास्टिक व्हाइट फैंस लेकर आए थे अपने साथ में क्योंकि जो सीटी स्कैनर था जो कि $1 मिलियन का था उसके कूलर फैन में सैंड जाने के कारण वो बंद हो गया था। और इस कंडीशन पे एक गार्ड जोकिंग वे में कहता है कि शायद ये फेरो का कर्ज है जिसके कारण ये स्कैनर बंद हो गया। पर इसके बाद जो सब्स्टिट्यूट फैंस को लगाया गया था उससे जो सीटी स्कैन था वो अच्छे से हो गया। और उसके बाद जब एक बार चेक कर लिया गया कि कोई डाटा लॉस्ट नहीं हुआ है, टेक्नीशियंस ने टट की बॉडी को वापस वर्कमैन्स को दे दिया जिन्होंने वापस से टोम में ले जाकर रख दिया। और 3 घंटों के अंदर ही जब टट के कॉफिन को उनके चेम्बर से निकाला गया था उसके अंदर ही उन्हें वापस उनकी जगह पर रख दिया गया जहां पे 3300 साल पहले प्रीस्ट ने उन्हें रखा था। इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने एस्टॉनिशिंग इमेजेस मतलब बहुत ही अच्छी और डिटेल इमेजेस बनाई कंप्यूटर स्क्रीन पर किंग टट की जिसमें उनके हेड का एक बहुत ही क्लियर इमेज बना था। साथ ही में जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने पूरी बॉडी को उस स्क्रीन पर पूरा टिल्ट कर
अलग अलग डायरेक्शन से बहुत ही अच्छे से देखा। और ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि जो किंग टट की नेक वर्टिब्रेट थी, मतलब जो नेक की बोन थी, वो इतनी क्लियर थी उस स्कैन के बाद उस कंप्यूटर स्क्रीन पर, जैसे कि किसी एनाटॉमी क्लास में दिखाई जाती है। साथ ही में जो दूसरी इमेजेस थी, उन्होंने उनमें उनके हाथों को, उनके रिब केज को, उनके स्कल को, इस तरीके से उनकी बॉडी को देखा। और जब सारा प्रोसीजर खत्म हो गया था, उसके बाद जो ज़ही हवास थे वो स्माइल करते हैं और वो काफ़ी रिलीव्ड दिखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हो गई थी और कुछ भी गलती नहीं हुई थी। साथ ही में ज़ही हवास ये भी कहते हैं कि वो उस दिन पूरी रात तक एक सेकंड के लिए भी नहीं सोए थे, क्योंकि उन्हें बहुत चिंता हो रही थी कि कुछ ना कुछ गलती ना हो जाए। पर अब वो आराम से जाकर कुछ देर सो सकते हैं। साथ ही में इसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि एक बार जब किंग टट की बॉडी को वापस ले जाया गया, तब जो विंड थी जो बहुत ही तेजी से ब्लो कर रही थी, वो विंड स्पीड अब बहुत कम हो गई थी। जो विंटर एयर उस टाइम ब्लो कर रही थी वो भी अब स्लो हो गई थी। और ऐसा लग रहा था कि जो वैली ऑफ डिपार्टेड थी, जो उस जगह को कहा जाता था, वो खुद भी अब एकदम इतनी शांत हो गई है जैसे इसकी भी डेथ हो गई हो। और साथ ही में ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि किंग टट का जो टोम था, उसके गेट के जस्ट ऊपर ओरियन कॉन्स्टेलेशन प्रेजेंट था, जिसे इजिप्शियंस सोल ऑफ ओसिरिस भी कहते हैं। और ये जो ओसिरिस हैं, जिन्हें इजिप्शियंस मानते हैं कि वो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ हैं, और वो इस बॉय किंग पर